आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हालिया ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी सरप्राइज़, सबसे बड़ी खबर आई थी केपी से, जहां पर PK 63 नौशेरा के ज़िमनी इलेक्शन में PTI को शिकस्त हो गई थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत गई थी। इसकी वजह बताई गई कि PTI में शदीद अंदरूनी खलफशार है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और उनके सगे भाई साबिक वज़ीर लियाकत खटक के दरमियान इख्तलाफात ने पार्टी को इस सूरत हाल से दो चार किया कि वो नौशेरा जैसे शहर में नून लीग के हाथों उसको बड़ी शिकस्त हो गई। PTI को नौशेरा में नून लीग की फतह शायद इतना नुकसान ना पहुँचाए जितना इस पार्टी में इस वक्त मौजूदा दरारें पहुँचा सकती हैं, जो अब बार बार हमें खबर मिल रही है कि ये ख़ास तौर पे PTI KP के अंदर नुमाया होती जा रही हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अरकान असम्बली से मुलाकात की, जिसमें बताया गया कि 20 अरकान ने शिरकत नहीं की। इसकी मुख्तलिफ वजूहात भी सामने आई हैं, लेकिन बहरहाल ये खबर बनी। लग रहा है कि एक तरफ वज़ीर आला महमूद खान की गिरफ्त कमज़ोर हो रही है, तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक के दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं, जिनकी कलई नौशेरा के इंतखाबात में खुलकर सामने आ गई और परवेज़ खटक अपनी बातें करते रह गए, अपने दावे सुनाते रह गए। چې چاته اختیار ورکم هغه اسمان ته رسي چې د اختیار والم په خپل صفر کیږي ټول پاکستان کو مخالف اپوزیشن دی ما عزت کوي اسمبلی ممبران دي ټول هغه سمبالوم عمران خان حکومت د زبر دورانه کوم نه یو ورځ نه چلے لګي عمران خان په ما ډیر اثرات دي। KP असम्बली के 144 अरकान असम्बली में से PTI के मेंबरान की तादाद 94 है। इत्तेहादियों में PAP की तादाद 4, क्यू लीग की 1 और 2 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। ऑन पेपर मजमूई तौर पे PTI को 101 अरकान की भरपूर हिमायत हासिल है KP असम्बली में, जबकि अपोजिशन की तादाद 43 है। अगले माह सेनेट इंतखाबात, जिसमें एक रुकन असम्बली की अहमियत होती है। नंबर्स के मुताबिक PTI को कम अज़ कम सेनेट की 5 जनरल नशिस्तें, 2 टेक्नोक्रेट, 2 ख़वातीन और 1 अक़लियत की सीट हासिल होनी चाहिए। लेकिन पिछले सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने KP में सिर्फ 7 अरकान के बल पर 2 सेनेट की नशिस्तें जीत कर सारे पाकिस्तान को हैरत ज़दा कर दिया था, जिसके बाद इमरान खान ने KP असम्बली के 20 अरकान को पैसे लेकर बिकने के इल्ज़ाम में अपनी पार्टी से फारिग कर दिया था। इस मरतबा तो PTI में फूट ही पड़ गई है। कहा यही जा रहा है जिसे दूर करने के लिए इमरान खान को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए महंगे भी साबित हो सकते हैं। इसकी तफसीलात जानते हैं और इसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब। आपकी क्या ख़बर है, क्या आपके पास इत्तलात है? PTI कितनी मुत्तहिद है और कितनी मुंतशिर है, ख़ास तौर पे अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें? मेरे ख्याल में तो PTI कभी भी कोई मुत्तहिद जमात नहीं रही। एक अमर के ऊपर सबको इत्तेफाक है कि इमरान खान का वोट बैंक है। इमरान खान इस पार्टी के बानी हैं, रहनुमा हैं, उनकी बात चलती है, उनकी बात मानी जाती है, बाकी किसी के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं है। और इसलिए आप देखें कि इमरान खान को ख़ुद सारे काम करने पड़ते हैं पंजाब में और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। और अभी जो ये हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए तो एक नशिस्त तो तहरीक इंसाफ ने JUIF मौलाना फजलुर रहमान की जमात से छीनी है। ये कुर्रम की सीट है जहाँ पे PTI के उम्मीदवार मलिक फ़खरुज़्ज़मान जीत गए और JUIF के जमील चमकनी हार गए। तो ये JUI की नशिस्त थी, तो वहाँ तो इनको तहरीक इंसाफ को एक फ़ायदा हुआ है। लेकिन नौशहरा में 2013 में और 18 में दोनों इंतखाबात में सारी कौमी असम्बली और सूबाई की नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीती है। इस बार ये एक सीट के हारने से काफ़ी यहाँ पे एक सेटबैक है, तशवीश है। और इसमें ये तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदरूनी इख्तलाफात थे परवेज़ खटक के और उनके भाई लियाकत खटक के, लेकिन और भी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे इख्तियार वली, उनको PDM की 2 बड़ी जमातों ने सपोर्ट किया, JUIF
اور پیپلز پارٹی نے، ان کا بھی وہاں پر ووٹ بینک ہے، اور ANP نے سپورٹ نہیں کیا لیکن ان کے امیدوار کو بہت ہی کم ووٹ ملے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور میرے خیال میں کچھ لوگ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے یا کرپشن کی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ناراض تھے، تو کئی وجوہات کی وجہ سے تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے۔ کتنی گرفت ہے عمران خان کی اب بھی PTI KP پہ، یعنی کہ کتنا ان کی مسل ہے، کتنی ان کی اس وقت قوت ہے کہ وہ متحد رکھ سکیں PTI کو؟ ابھی بھی صورتحال کنٹرول میں ہے یا یہ کہ قابو سے باہر ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا، ان کو خود پشاور آنا پڑا، اور چونکہ سینٹ کے انتخابات ہوئے تو سارے MNAs MPs کو بلایا گیا۔ یہ جو 2 وزراء کو نکالا گیا ہے، لیاقت خٹک کو اور سلطان محمد خان کو، اس سے پہلے جو ایک ویڈیو آئی تھی سینٹ کے انتخابات میں ووٹ فروخت کرنے والی، تو وہ 2 جو تھے ان کو نہیں بلایا گیا۔ باقی تو MPs اور MNAs کافی آگے تھے، کچھ نہیں آئے، جس کی مختلف وجوہات ہیں۔ تو میرے خیال میں عمران خان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایسے ان کے اپنے اراکین اسمبلی ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ 5 MPs کا گروپ بنایا جائے گا اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ اس امیدوار کو ووٹ دیں۔ تو یہ تیاری تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی خطرہ ہے میرے خیال میں۔ اور جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، تو میرے خیال میں ان کی گرفت جو ہے پارٹی کے اوپر یا حکومت کے اوپر کمزور دکھائی دے رہی ہے، یعنی وہ تقریباً 2.5-3 سال سے ہیں یہاں پر، اور کوئی یہ کسی کو یہ یعنی یقین نہیں تھا کہ محمود خان وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ وہ بن گئے ہیں، انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے، حکومت بھی چلائی ہے، لیکن ان کے اپنے وزراء کے ساتھ اور کچھ اراکین کے ساتھ اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ عاطف خان اور شہرام ترکی اور شکیل احمد کو نکالا گیا وزارت سے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ جو اس کے علاوہ جو ایک اور شخصیت ہے پرویز خٹک صاحب، یہ ڈویسو فگر ہیں، PTI کو تقسیم کر رہے ہیں، یا ان کی وجہ سے ان کا بھی رول ہے، یا یہ کہ یہ متحد کر سکتے ہیں؟ ان کا کیا امپورٹنس ہے پرویز خٹک صاحب کی؟ دیکھیں، پرویز خٹک 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، تقریباً 35 سال سے یہ سیاست میں ہیں، صوبائی وزیر، مرکزی وزیر رہے ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ پھر سے وزیر اعلیٰ بن جائیں، لیکن عمران خان نے ان کو مرکز میں بلا لیا، وہاں پہ ان کو وزارت دی، اور یہاں پر بھی آپس میں مقابلہ تو تھا، کئی امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن پھر محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ اب یہ ہے کہ پرویز خٹک خاص طور پہ جو ان کا آبائی ضلع ہے نوشہرہ، وہاں تو میرے خیال میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور ابھی جو شکست ہوئی ہے یہ ان کے لیے بھی کافی تشویش کی بات ہے، کیونکہ یہ جو امیدوار تھا میاں عمر کاکا خیل، یہ انہوں نے اس کا انتخاب کیا تھا اپنے بھائی کو ناراض کر کے، اور یہ سابقہ جو MPA تھے جمشید الدین کاکا خیل، ان کے بیٹے تھے۔ تو میرے خیال میں اب یہ جو الزام لگا رہے ہیں پرویز خٹک کہ نوشہرہ میں الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہے، تو ظاہر ہے اس کے شواہد پیش کرنے پڑیں گے، لیکن یہ 4000 جو ووٹ کا فرق آیا ہے، پہلے یہ کافی مارجن سے یہ چیزیں 2 بار جیت چکے ہیں یہی سیٹ، 13 میں اور 18 میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک کا ابھی بھی پارٹی میں بڑا عمل دخل ہے، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ ٹربل شوٹر ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اتحادیوں کو منانے کے لیے اسمبلی کے اندر کسی بڑے مسئلے کے اوپر، تو پھر وزیر اعظم ان سے مشورہ کرتے ہیں، اور وہ ٹاسک جو ہے وہ کام وہ ان کے حوالے کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حالیہ ضمنی انتخابات میں ایک بار پھر شور مچا ہے، الیکشن کمیشن بے اختیار نظر آیا، ڈسکہ میں جو دیکھنے میں آیا شرمناک ماحول تھا، اور شکایات بھی ہر جگہ ہیں، مگر لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے بالکل با اختیار ہے، اس کی ضلعی حکومت نہیں سنتی، اس کی صوبائی حکومت نہیں سنتی، پولیس نہیں سن رہی تھی، اور بے بس اور لاچار کئی موقعوں پہ الیکشن کمیشن نظر آیا۔ اور کتنا یہ تاثر صحیح ہے، اور کیا پاکستان میں ایسا الیکشن کمیشن صاف شفاف الیکشن کرا سکتا ہے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
मुल्क में पुरअमन माहौल में साफ शफाफ आज़ादाना गैर जानिबदाराना जनरल इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शंस कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं और आप इस बात की गवाही देंगे कि शायद ही कोई इलेक्शन हो जिस पर तमाम फरीक़ैन को भरपूर एतमाद हो और इलेक्शन कमीशन का शफाफ इलेक्शन पर बाकायदा शुक्रिया अदा किया जाए। लेकिन कैफियत ये है कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद इस वक्त मोहताज नज़र आता है, बेबस नज़र आता है। जब भी इलेक्शन होता है लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन की बेबसी और उसकी मोहताजी आया है। पिछले एक हफ्ते में मुल्क भर में 3 कौमी और 5 सूबाई असम्बली पर की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और बार बार इलेक्शन कमीशन की बेबसी नज़र आई और इलेक्शन कमीशन के खुद मुख्तार होने पर सवालिया निशान सामने आए। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने N75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में बदनज़मी, धांधली और नताइज से मुताल्लिक़ समाअत की। क्या ज़बरदस्त समाअत थी और इसमें जो मामला सामने आए। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जा रहा है। अगर साबित हुआ कि इलेक्शन ठीक हुआ है तो नतीजा जारी करेंगे, वरना दोबारा इंतखाबात कराए जा सकते हैं। 19 फरवरी के दिन जो हुआ वो सारे पाकिस्तान ने देखा। N75 सियालकोट में पोलिंग के दौरान क्या बदनज़मी थी, फायरिंग हो रही थी, 2 अफराद की जानें चली गई। पोलिंग ख़त्म होने के बाद 20 रिटर्निंग ऑफिसर पुरअसरार तौर पर गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की, अपनी बेबसी का इश्तहार दिया और बताया कि किस तरह ज़िलाई इंतज़ामिया ने फ़ोन तक नहीं उठाया, कमिश्नर से रब्ता नहीं हुआ, पुलिस हकाम कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बयान रिकॉर्ड करने के लिए जब बुलाया गया तो 12 तशरीफ़ ही नहीं लाए। अभी तक N75 के नताइज रुके हुए हैं, रुकेंगे नहीं तो क्या जारी होंगे। इसी तरह PP 51 गुजरावाला में पुलिस इंस्पेक्टर को जाली वोट डलवाने के इल्ज़ाम में रेंजर्स ने हिरासत में लिया। फिर PK 63 नौशहरा में तहरीक इंसाफ ने शिकस्त के बाद इलेक्शन कमीशन पर बरहमी की और धांधली का इल्ज़ाम लगाया। इसके अलावा सिंध में PS 88 मलीर में 16 फरवरी को कराए गए इंतखाबात में भी बदनज़मी देखने में आई। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि हल्का NA 221 थरपारकर में शरपसंदों ने एक पोलिंग स्टेशन को ही आग लगा दी। इख्तियार नज़र नहीं आता, बेबस नज़र आता है, सूबाई और ज़िलाई हुकूमतों का मोहताज नज़र आता है और वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने में नाकाम रहती हैं। ये हुकूमतें वो अपने सियासी आकाओं की खिदमत करती नज़र आती हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में क्या खाक साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, इसी तरह के इल्ज़ामात लगते रहेंगे, यही कैफियत देखने में आती रहेगी। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री अमूर, ख़ास तौर पर इलेक्शन अमूर को बहुत ही करीब से उसको मॉनिटर करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स तरतीब देते हैं। फाफिन बहुत ही मुमताज़ हमारी तंजीम है, उसके मेंबर जनरल कौंसिल जनाब सरवर बारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब। जो हमने इस नतीजा बारहा अक्स करते हैं, कोई नतीजा कोई इलेक्शन हो, चाहे वो छोटा सा ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, ये इलेक्शन कमीशन से शिकायत के अंबार लग जाते हैं। आप लोग भी बताते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ। रुब-ए-लुबाब ये निकलता है कि इलेक्शन कमीशन बेख्तियार, बेबस, मोहताज और वो उसके पास इस किस्म की सख्त ही नहीं है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करा सके। तो ये हमारा जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक हम मोहताज रहेंगे साफ शफाफ इलेक्शन, और इलेक्शन के नाम पर जो भी हमें तमाशा मिलता है हम उसको सहते रहेंगे। देखिए कामरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि जो ज़िमनी इंतखाबात जिस पस मंज़र में हुए हैं वो हम सब के सामने है कि पिछले चंद माह से बहुत पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो हर रोज़ दर्जा बदर्जा जो है वो ऊपर की तरफ माफ़ी चाहूँगा बारी साहब, हम अपने आप को फोकस सिर्फ इस ज़िमनी इलेक्शन पे नहीं करना चाह रहे। अगर ये इसी दफ़ा की मामला होता तो इसी पे करते, मगर कौन से ज़िमनी इलेक्शन हैं, कौन से इलेक्शन हैं, इसी तरह की चीज़ें रेप्लिकेट होती है ना, जो हमेशा होती है वही इस दफ़ा भी रेप्लिकेट हुआ है। देखिए कामरान खान साहब, हमने जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय किए हैं उनमें जो है इलेक्शन जो करवाए गए उसमें जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो माहौल है और जो प्रोसीजरल इश्यूज थे और जो एक जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस हैं वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हुआ है। हमने आज ही रिपोर्ट निकाली है कि जो चंद पोलिंग स्टेशंस थे डस्का में, उसके अलावा जो 80% से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर हमारे ऑब्जर्वर्स के मुताबिक जो है बहुत
پہلے کی نسبت بہت بہتر پولنگ ہوئی ہے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ابھی تک جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اکا دکا واقعات کے علاوہ جو مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کی کارکردگی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ جیسے ہم نے 2018 کے انتخابات کے بعد کہا تھا کہ 2013 کی نسبت 2018 کے انتخابات بہتر ہوئے تھے، لیکن جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بہت ٹینس ہے، اور وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ٹینشنز بنی ہیں اور جو سٹیکس ہیں وہ بہت اوپر چلے گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو کارکنوں کے اندر جو غصہ ہے اور جو اپنے لیے ناجائز ہتھ کنڈے بھی استعمال کرنے سے باز نہیں آ رہے، تو یقیناً اس میں صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس آپ کی کامنٹری کا میں نتیجہ یہ اخذ کروں کہ فافن جو ہے اس کو تشویش نہیں ہے، اس کے خیال میں الیکشن کمیشن ریزنبلی با اختیار ہے، ریزنبلی ایسیٹ کر رہا ہے۔ میں ریزنبلی کہہ رہا ہوں، میں فلی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور وہ ضلعی حکومتیں، صوبائی حکومتیں اور جو مقامی حکومتیں ہیں جو جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ شفاف الیکشن میں ان کے معاون ہوتے ہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے جتنا اس کے پاس اختیار ہونی چاہیے، اتھارٹی ہونی چاہیے، جتنی اس کی چلنی چاہیے اتنی چل رہی ہے اس کی، وہ الیکشن صاف شفاف کرا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے گویا جو ہمارا نتیجہ ہے یا جو ہمارا آبزرویشن تھی وہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آبزرویشن ہے وہ ظاہر ہے بہت ایک ڈیٹیل چیک لسٹ ہے، اس میں 180 کے قریب چیک لسٹیں ہیں اور اس میں وہ کرتے ہیں۔ اس کے مطابق جو ہمارے نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ جو پروسیجرل معاملات ہیں اور جو پولنگ اسٹیشنز کے اندر کے معاملات ہیں وہ پہلے سے ریلیٹیولی بہتر ہوئے ہیں، لیکن الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ صرف پولنگ اسٹیشن تک محدود نہیں ہوتا، وہ پورے حلقے میں ہوتا ہے، سماج کے اندر ہوتا ہے، سماج کے اندر اور جو پالیٹکس ہے اس کی آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ پچھلے چند ماہ سے جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بہت اوپر جا چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر جو صوبائی حکومتیں ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، وہ چاہے خیبر پختونخوا ہو، وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو، اس میں یقیناً الیکشن کمیشن اور جو صوبائی حکومتیں ان کے درمیان روابط کی کمی ہے یا کوئی ایک پیج پہ آنے کا مسئلہ ہے، تو یقیناً وہ اس ٹینشن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے تجاویز آگے آنی چاہیے۔ تو فافن نے کیا آبزرو کیا ہے، خاص طور پہ جو ڈسکا کا معاملہ ہوا جس میں کہ ایک بہت ہی نیا بات ہوئی کہ کوئی 20 پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے، وہ الیکشن کمیشن کو دستیاب نہیں تھے، ایک عجب سی کیفیت ہے یہ۔ آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس حوالے سے، یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیے ہماری جو آبزرویشن ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ یقیناً یہ بالکل صحیح رپورٹنگ ہوئی ہے کہ تقریباً 20 کے لگ بھگ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ یا تو لیٹ پہنچے ہیں یا وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اب یہ انویسٹیگیشن الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ الیکشن کے دن جو آبزرویشن ہے ہم اس کو دیکھیں، اور اس میں ہمارا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک الیکشن سے پہلے کہ جو پولیٹیکل پس منظر ہے وہ کیا ہے، اور پھر جو پروسیجرل چیزیں ہیں الیکشن کروانے والی جو اتھارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور اس کے قریبی علاقوں میں، مثلاً جو اگر آپ دیکھیں کہ پولنگ کیمپ بنا لیتے ہیں مختلف پارٹیاں اور کینڈیڈیٹس، تو ڈسکا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لا ہے کہ 400 گز کے احاطے میں الیکشن جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے آپ پولنگ اسٹیشن اپنا وہ پولنگ جو کیمپ لگاتے ہیں وہ نہیں لگنے چاہیے۔ سب سے زیادہ ڈسکے میں ہمارے آبزرورز نے دیکھا کہ جو مختلف پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے کیمپ لگائے ہوئے تھے 400 گز کے اندر، بہت بڑی وائلیشن تھی۔ یقیناً الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، جو کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا۔ اب وہ بالکل پولنگ اسٹیشن کے پاس بیٹھے ہیں، they can influence the electoral processes as well۔ تو میرا اپنا خیال ہے اس طرح کی جو مائنر وائلیشنز ہیں اگر ان کو بر وقت نہیں پکڑا جائے گا تو وہ ایسی ہے کہ وہ پھیل کر پھر ایک بالکل مانسٹر بن جاتی ہے۔ آپ اس جس کو آپ خود فرما رہے ہیں مائنر وائلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، مگر یہ جو بلیٹنٹ ایونٹ ہے جس میں کہ 20
پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے، وہ الیکشن کمیشن کو اویلیبل ہی نہیں ہوئے، تو اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ اور یہ پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ فافن کے فوکس میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ایک الیکشن کا نتیجہ نہیں آیا اس وجہ سے، کیونکہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے، اور پھر الیکشن کمیشن کی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ان کو ریٹریو کر سکے۔ پھر الیکشن کمیشن کا پریس ریلیز آیا، وہ کہہ رہا ہے ہماری کوئی کال نہیں اٹھا رہا، ہمارا کمشنر فون نہیں اٹھا رہا، ہمارا چیف سیکرٹری فون نہیں اٹھا رہا، ہماری پولیس کال نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک مطلب ایک بہت ہی شاکنگ بات ہے نا ساری۔ بالکل، یقیناً آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل میں اس سے متفق ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو 20 پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ ان کے فون نہیں اٹھا رہے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو یقیناً اس میں کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ صرف یہ آج جو کارروائی کی گئی ہے میری نظر میں کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کی گہرائی تک جانا ضروری ہے۔ لیکن ہمارا کام جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ صرف یہ ہے کہ ہم الیکشن والے دن یہ دیکھیں کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر کیا جا رہا ہے تو کون لوگ ہیں اور کس چیک لسٹ پر ہمارے آبزرورز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ اور یقیناً یہ ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ ہماری سب کی ناکامی ہے، لیکن یقیناً الیکشن کمیشن کی سب سے بڑی اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی بھی ایک جو چیلنج ہے اس کے لیے بھی کہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور صرف پریزائڈنگ آفیسرز کا الیکشن کمیشن میں آ جانا کافی نہیں ہے، اس کی جڑ تک پہنچنا پڑے گا، اس کی روٹ کاز بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب سرور باری، فافن سے تعلق رکھتے ہیں، جنرل کونسل کے ممبر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ عظیم جدوجہد ہے جو جاری ہے ٹیکس چور مافیا کے درمیان، اور وہ حکام یا وہ پاکستانی جو چاہتے ہیں کہ پورا ٹیکس پاکستانی جو او کرتے ہیں وہ اپنا ادا کرے اور پاکستانی ٹیکس نظام میں اصلاحات ہوں، کرپشن سے پاک ہو۔ یہ جدوجہد مسلسل جاری ہے، اور اس حوالے سے ایک اور کوشش کی گئی ہے ٹیکس چور مافیا کی جانب سے کہ ایف بی آر میں آٹومیشن کے عمل کو، اور اس عمل کو جس کے ذریعے کہ انہیں ٹیکس دینا پڑے یا ٹیکس چوری کے امکانات کم ہوں، اسے شہ مات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چینی، سگریٹ، کھاد اور سیمنٹ کی فیکٹری سے لے کے ریٹیلرز تک سپلائی چین کو ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے اس کو مانیٹر کرنے کا ایک نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس کی تیاری ہو چکی ہے، مگر اس سے پہلے کہ یہ قابل عمل ہو اور فوری طور پہ اس کا آغاز ہو، اس کو سبوتاژ کرنے کے ہتھ کنڈے شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے خبریں آئیں کہ سرکاری خریداریوں کو ریگولیٹری اتھارٹی پیپرا نے ایف بی آر کو ٹریک اینڈ سسٹم خریداری سے روک دیا ہے، اور پھر ایسا لگا کہ یہ پورا نظام اب پھر ایک بار پھر زمیں بوس ہو رہا ہے، پٹری سے اتر رہا ہے۔ مگر فوری طور پہ آج پیپرا نے ترمیم شدہ خط جاری کر دیا، جس میں ایف بی آر کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی خریداری کی کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو شکایت کر رہا ہے وہ پارٹی جو کہ اس سسٹم میں شامل تھی اور جس کو یہ ٹھیکہ نہیں ملا، اس کی شکایت سنی جائے، اور اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ پیپرا کو آگے کیا جائے۔ اس طرح سے یہ آخری منٹ پہ یہ نظام جو پٹری سے اترنے جا رہا تھا وہ فی الحال اس کو روکا گیا ہے، مگر یہ سازشیں مسلسل جاری ہیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ جواب سیدھا سادہ ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں اور ایف بی آر کے اقدامات کو ڈی ریل کرنے کی سازشیں برقرار رکھی جائیں۔ یہ ایک مسلسل امر ہے جس کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بھرپور کوششیں عمران خان کی اور ان کی حکومت کی اس معاملے میں بڑی بڑی رکاوٹوں کا شکار رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک بڑی کوشش جو عمران خان صاحب کی رہی وزیر اعظم کی کہ پاکستان کے ماہر ترین تجربہ کار ٹیکس امور کے ماہر شبر زیدی صاحب کو چیئرمین ایف بی آر بنایا جائے، مگر بہرحال وہ اس پوری کوششوں کے سامنے، ان سازشوں کے سامنے انہوں نے رخصت اختیار کی۔ مگر اب بھی کوشش یہی ہے کہ جعلی انوائسنگ بھی چلتی رہے اور آؤٹ آف بکس پروڈکشن بھی جاری رہے، اور پاکستان میں غیر دستاویزی نظام جو ہے وہ کاروبار پہ چھایا رہے۔ ورلڈ بینک اور ایف بی آر کے پچھلے سال جاری ہونے والی ریسرچ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف شوگر،
सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज में टैक्स नेटवर्क मजबूत करके सालाना कम अज़ कम 150 अरब रुपए रेवेन्यू का इजाफा किया जा सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सिगरेट सेक्टर में सालाना 40 अरब रुपए के टैक्स घपले हो रहे हैं। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद खान ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज को पेशरफ्त को मुशाहिद करार दिया था और इस निज़ाम की अफादियत से आगाह किया था। ट्रैक एंड ट्रेस जो है बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, ये अवार्ड होने वाला है। जो लोग जीते नहीं उन्होंने उनकी ग्रीवेंसेस हैं तो एक ग्रीवेंसेस कमेटी बैठकर उनकी शिकायत को सुन रही है। तो ट्रैक एंड ट्रेस 4 बड़ी सनतें, टोबैको, फर्टिलाइजर, शुगर और सीमेंट, एक प्रोडक्शन आइटम जो है वो लेबल्ड हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का कमाल होगा। टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त FBR में शायद गवर्नमेंट के किसी और महकमे में इतने अच्छा डेटाबेस ना हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 2 रोज़ कबल अपनी एक ट्वीट में ट्रैक एंड सिस्टम के माहिदे के पर FBR को शाबाश दी थी और उम्मीद जाहिर की थी कि जुलाई 2021 से ये सिस्टम फाल होने के बाद टैक्स घपलों का खात्मा होगा और कौमी खजाने को अरबों रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ट्वीट के 24 घंटों के अंदर ही पेपरा हरकत में आई थी और बोली लगाने में नाकाम होने वाली 4 कंपनियों की शिकायत पर मामला खटाई पे, ये पूरा मामला जो था खटाई पे पड़ता नज़र आ रहा था। लेकिन आज पेपरा ने अपने मौक़िफ़ में हकीकत पसंदी का सामना किया है और इसमें ज़रूरी तस्दीक जारी कर दी है। अजीब इत्तफ़ाक़ है, ये दूसरा मौका है कि जब पेपरा ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की ख़रीदारी में मुदाखलत की है। नवंबर 2018 में भी पेपरा ने इस मॉनिटरिंग सिस्टम का मुबैना माहिदा बेज़ाब्तगी की बुनियाद पर मनसूख कर दिया था। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का एक भरपूर कोशिश हुई थी अक्टूबर 2019 में भी, जब FBR ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए कंपनी को लाइसेंस भी जारी कर दिया था। लेकिन बोली में नाकाम होने वाली कंपनीज और टैक्स चोर माफिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया था और अदालती हुक्म के जरिए इस सिस्टम को रोक दिया था। एक बार फिर वही मजमूम कोशिश की जा रही है। पिछले हफ्ते FBR ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया था, जो खजाना की होती है, कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम राइज करने के लिए 2008 से 2019 तक 5 दफ़ा कोशिशें की गई, मगर मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों और सनतों की हटधर्मी की वजह से FBR ये सिस्टम नाफिज करने में नाकाम रहा है। एक बार फिर भरपूर सरतोड़ कोशिश हो रही है और एक बार फिर सरतोड़ कोशिश हो रही है कि निज़ाम किसी सूरत से नाफिज़ुल अमल ना हो सके। इस मौजू में बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है पाकिस्तान के इंतहाई तजुर्बेकार, बहुत मारूफ टैक्स उमूर के माहिर हैं, साबिक चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं, जनाब शब्बर जैदी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। शब्बर साहब, एक बार फिर कोशिश हो रही है गैर दस्तावेजी मईशत के ख़िलाफ़, टैक्स चोरी को रोकने के ख़िलाफ़। इब्तदाई कदम है ऑटोमेशन को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का। एक और काविश हुई है कि कम अज़ कम सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट को जो है उसका बिल से लेके उसकी फ़रोख्त तक को हम ट्रैक कर सकें, कितने की बनी, कितने की बिकी और फिर किसने ख़रीदी, और फिर इस निज़ाम के ज़रिए हम अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं और बेहतरी कर सकते हैं। मगर एक बार फिर इसके सामने दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर इसको डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। न जाने कितनी बार ये कुछ हुआ है, इसकी अहमियत बताइए। और आप भी इसकी कोशिश करते रहे थे और आपको भी इस सिलसिले में बड़ी शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। कामरान साहब, बहुत बहुत मेहरबानी है, आपने मुझे बुलाया। देखिए, मैं जब 2019 में था तो मैंने एक्चुअली ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फॉर सिगरेट का लाइसेंस भी इशू कर दिया था। तो शायद वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में लाइसेंस इशू हुआ था। कुछ लोगों को शिकायत थी, वो आगे चले गए थे। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग है, अगर जिस तरह की रुकावटें इसमें आ रही हैं या रुकावटें पैदा की जा रही हैं, अगर पाकिस्तानी माशरा इसको समझ ले तो फिर पाकिस्तानी माशरे को समझ आएगी कि हमारे यहाँ जो सरकारी अहदेदार हैं या सरकारी लोग जो हैं या जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो अपने अहदाफ में क्यों कामयाब नहीं होती। ये एक पूरा माफिया है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है और उन लोगों को जो सही कदम उठा रहे होते हैं उनको इतना खौफज़दा कर देता है कि वो पीछे हट जाते हैं। तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने कहा था कि मैं 7 इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करके आया था और 4 पे हमने इसको अभी ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह ताला ये आगे बढ़ेगा। जरा सा समझा दीजिएगा कामरान साहब, इसमें 2 चीज़ें एक आम पाकिस्तानी को समझा दीजिएगा कि चीनी, सिगरेट, खाद
सीमेंट, ये 4 सेक्टर जो हैं इसको ट्रैक एंड ट्रेस किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा मिल से लेके रिटेलर तक। देखिए इससे क्या फायदा होगा और क्या यहाँ पे लीकेजेस है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पहले ये समझ लें कि सिस्टम क्या है। जब आप सिगरेट का पैकेट बन रहा है तो सिगरेट के पैकेट के बनते वक्त एक मशीन लगाई जाएगी जो कि एफबीआर का कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा और वो उस डब्बी के ऊपर एक ख़ास किस्म का स्टिकर लगा देगा। वो स्टिकर जो है उससे वो जो प्रोडक्ट बनी है वो जहाँ भी जा रही है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रैक हो सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। वो जो उस पे जो आप लेबल लगाएंगे वो बहुत छोटा सा लेबल होता है, मगर वो कंप्यूटराइज सिस्टम से लाइन अप होता है और वो प्रोडक्शन के स्टेज पर लगता है और उसकी जो भी कीमत होगी वो बहुत थोड़ी होती है, चंद पैसों में होती है, वो मैन्युफैक्चरर देगा। कामरान साहब, इसमें मसले 2 है बेसिकली। पहली बात तो ये है कि ये पूरी सिस्टम ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आए। उसकी 2 वजूहात है। पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके अंदर हैवी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल सिगरेट में मेरी कैलकुलेशन ये कहती है और सिगरेट के जो बड़े प्रोडक्शन हैं वो मानते हैं कि पाकिस्तान में 30% सिगरेट जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड जगह से बनता है और वो वहाँ से निकलता है। अच्छा कामरान साहब, ये भी बात याद रखिए कि ये उस जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन को अवॉइड किया जाता है जहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर सेल टैक्स भी हो और इनकम टैक्स भी हो और FED भी हो। सिगरेट पर FED बहुत ज़्यादा है, शुगर पे भी FED होता है, आपके फर्टिलाइजर, तो ये जहाँ पे टैक्स ज़्यादा होता है वहाँ ये लगाया जाता है। दूसरी वजह इसकी ये है कि जब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आप लगाएंगे तो जो होलसेलर है और रिटेलर है जो कि पाकिस्तान में एक तकरीबन माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है, उसका प्रोडक्शन ट्रेड हो जाएगा। मेरे ज़ाती हिसाब से इसकी जो मुखालफत आ रही है वो नीचे से आ रही है और ये सबका जॉइंट वेंचर है जो मिलके नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगे। और मैं आपको ये बिल्कुल वाज़े कहना चाहता हूँ कि मैं इसको पूरा गुजार के आया हूँ कि जब तक आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं लगाएंगे पाकिस्तान में अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। और हमें और दुनिया के तमाम उसमें ये तो अभी हमने 4 सनतों को चुना है, मगर हमें तो पूरे निज़ाम को जहाँ पे पैदावार हो रही है और फरोख्त हो रही है उसका हमारे पास हिसाब होना चाहिए ना कि वो क्या पैदा कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं और उसमें क्या हमें टैक्सेस मिल रहे हैं। देखिए इसमें कामरान साहब एक और बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इसको स्टडी करना है तो टर्की को स्टडी करें। टर्की की टैक्स जो GDP टैक्स रेशो थी वो 7-8% हमारी तरह की थी, अब वो 17-18 से क्रॉस कर चुकी है। उन्होंने बहुत इम्प्रूव ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया था और वो आज भी चल रहा है। कामरान साहब, इसकी एक और बात मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से ये मुखालफत आ रही है या ये सब कुछ हो रहा है। बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर इसमें आएगा वो एक IT सिस्टम लेकर आएगा और IT सिस्टम की बेस पे वो स्टिकर लगेंगे। अच्छा, उसकी जो रेवेन्यू होती है वो अगर 7 इंडस्ट्री में आएगी तो ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो 20-25 बिलियन के रुपीस के करीब होगी। अब पाकिस्तान में एक माफिया कह लें या जो कुछ भी कह लें आप उसको, वो ये उसका इंडिकेशन ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है जिसको दिया जाएगा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ायदा दिया जा रहा है। मैं इससे एग्री और डिसएग्री नहीं करता, मगर मैं फिर ये सवाल करता हूँ कि अगर ये इस तरह के रुझानात जारी रहे तो फिर पाकिस्तान में कोई भी IT का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। और पेपरा को ये इशू न सिर्फ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए बल्कि आने वाली कंप्यूटराइजेशन जो FBR में होने वाली है उसके बारे में भी एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि सिस्टम में करप्शन आए, मगर एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते कि सिस्टम हमारा रुक जाए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 साल से रुका हुआ है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें एक तो जिस तरह आपने कहा माफिया है, मगर माफिया के अलावा पेपरा के रूल जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, मगर उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस ग्रीवेंस कमेटी क्या करेगी, अच्छा, और आगे कैसे जाएगा, हाई कोर्ट में कहाँ से जाएगा। शबर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी आज पेपरा से काफ़ी तफसीली इस सिलसिले में बात हुई। पेपरा हुकाम ये कहते हैं कि हम खुद अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ अपने ये बड़े प्रॉब्लम है। बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की कि हम जब अपने सिस्टम को ऑटोमेट करने जा रहे हैं तो हम पे भी इल्ज़ाम लग रहा है दूसरे ठेकेदारों की तरफ से कि हम इसमें खांचा कर रहे हैं, ये ठेका देने में। ये बहुत ही दिलचस्प बात है।
यही तो कामरान साहब, जब आप मुझे कहते हैं ना कि मैं छोड़कर आ गया, मैं छोड़कर तो इसीलिए आ गया कि ये इस सिस्टम में जब आप उसको जब कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसी को अवार्ड करते हैं, ख़ास तौर पे आईटी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टेंजिबल चीज़ें नहीं होती, तो इसकी प्राइसिंग इतना बड़ा मसला है और ये हमें हल करना पड़ेगा। इसका ताल्लुक अभी फॉर द टाइम भी हमको सियासत या माफिया को अलग रखते हुए भी देखें कि जब हम ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे तो कल को ये नहीं हो कि जो आने करने वाला है वो किसी मुसीबत में फंस जाए या कोई करप्शन हो जाए। दोनों चीज़ों को साथ रखते हुए आपने बिल्कुल सही कहा कि पेपरा का अपना सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज होने वाला है कि वो कैसे जज करते हैं चीज़ों को। इस केस में जो आपके सामने आज केस है टेस्ट ट्रैक सिस्टम का, इसमें मैंने ही इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था कि पहले टेक्निकल बिड आएगी, फिर फाइनेंशियल बिड आएगी। टेक्निकल लेवल पे जो आदमी क्वालिफाई करेगा वो फिर उसकी फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी, जो टेक्निकल क्वालिफाई नहीं करेगा उसकी फाइनेंशियल बिड नहीं खोली जाएगी। अब अगर मैं जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो मैं प्रेशर देख रहा हूँ, अखबारों में आर्टिकल देख रहा हूँ और जो चीज़ें देख रहा हूँ, उससे मुझे बिल्कुल सही अंदाज़ा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये कौमी अहमियत का एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एक इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, और फिर एक पेपरा से ख़त जारी हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि रोक दो, ये नहीं चलना चाहिए, और वो कोई डिप्टी डायरेक्टर साहब के साइन से ये कौमी अहमियत का प्रोजेक्ट रुक जाता है। और फिर उसकी ज़ाहिर है ज़बरदस्त तशहीर, और फिर उसके बाद फिर पेपरा में खुद ही एहसास होता है कि ये हमने क्या किया, और फिर वो कहते हैं कि जी कि आप प्रोक्योरमेंट का अमल जारी रखें और जो शिकायत है इस पर जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई है वो करें और हमें बताएं। कामरान साहब, मैं इस पर एक बात और अर्ज़ कर दूँ। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो ये है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर जिसने भी बिड किया है वो किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है और उसके साथ एक पाकिस्तानी पार्टी कोलैबोरेट कर रही है जो पाकिस्तान में कोऑर्डिनेट करेगी। ये एक बहुत अहम मसला है और हमें इसको हमेशा के लिए हल करना है कि जब आप टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसकी क्या कॉम्पिटेंस टेक्निकल लेवल देखा जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें जब तक आप एक बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं लेके आएंगे मसला हल नहीं होगा। मेरे ज़ाती हिसाब में पेपरा के पास आईटी के कॉन्ट्रैक्ट के इवैल्यूएशन के क्राइटेरियाज उस शक्ल में नहीं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। और क्या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत एक निज़ाम तश्कील दे, क्योंकि अब हर जगह पे ऑटोमेशन की ज़रूरत है, हर जगह हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समोना है, और फिर खुद आईटी इंडस्ट्री हमारी एक माशाल्लाह एक एक्सप्लोसिव उसकी ग्रोथ नज़र आ रही है। इन तमाम मामलात के लिए कोई एक इंडिपेंडेंट बोर्ड तश्कील दे जो इन मामलात पे को इंडिपेंडेंटली डील करे और वो माहिरीन पर मबनी हो, आज़ाद माहिरीन पर मबनी हो। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल बात बताता हूँ। ये जो केस है इसमें टेक्निकल एवोल्यूशन जो हुई है वो टेक्निकल आईटी की हुई है। अब हम लोग जब मैं एफबीआर में था, मैं जहाँ तक हो सकता था मैंने उसके बदले लोग लगाए थे। मगर आप मुझे ये समझाइए कि पाकिस्तान में टेक्निकल एवोल्यूशन आईटी की कैपेबिलिटी के बारे में क्या पोजीशन है, और अगर आप पेपरा के पास भी उनकी एवोल्यूशन की क्या पोजीशन है। देखिए कामरान साहब, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इमरान मगर बड़ी दिलचस्प बात ये, माफ़ कीजिएगा शबर साहब, मैं मुखिल हो रहा हूँ कि वो तो कहते हैं हमें कोई शिकायत आ जाए और शिकायत की जो भी शख्स शिकायत कर रहा है कंटेंडर वो उसकी फ़ीस जमा कर दे, तो फिर हमें तो एक्शन लेके फिर पूरा प्रोसेस हमें वैसे ही करना है। उनके कानून में यह है। और वो कहते हैं कि शायद ही कोई ठेका हो जिस पे शिकायत ना आ जाए और वो दूसरा आदमी शिकायत ना कर दे, अनलेस कि वो कार्टेल ना बना हुआ हो। ठेकेदार वरना कार्टेल भी बना लेते हैं ना मुख्तलिफ हुकूमती ठेके हासिल करने के लिए। इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने वहाँ बैठ के देखी कि इस्लामाबाद में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम जो बिड इसीलिए करते हैं लोअर रेट पर कि उनको अल्टीमेटली किस कॉन्ट्रैक्ट को ख़राब करना होता है। अब ये पूरा एक माफिया है जो सबके साथ मिलके काम कर रहा है। जब मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था सिगरेट वाला, तो उसके ऊपर बेतहाशा मुझे प्रेशर था और उन्होंने अखबारों में आर्टिकल लिखना और ये सब चीज़ें करके वो आपको इतना मजबूर कर देते हैं जो आदमी डिसीजन लेने वाला होता है। मगर मैं कामरान साहब इस पे एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये इंतहाई अहम चीज़ है और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अहम है, तो मैं अगर वज़ीर आज़म साहब के पास ये राइट है और कैबिनेट के पास ये राइट है कि वो पेपरा की किसी चीज़ को ओवरराइड कर सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा कि वो अगर खुदा न खास्ता कोई मसला पड़ता है तो इसको वो कैंसिल नहीं करें, बल्कि एक कैबिनेट कमेटी के थ्रू उसको अप्रूव कराएं, पेपरा को साथ लेके बैठाएं और इस चीज़ को डीरेल नहीं होने दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खदशा है कि इसको डीरेल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। देखते ये हैं कि कब ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बाकायदा चल पड़ता है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे, बहुत ही उम्दा मौजू है, क्या उलमाए दीन बाकायदा तिजारत कर सकते हैं और मदरसों को एक बाकायदा कारोबार के ज़रिए चला सकते हैं या नहीं, और क्या फ़ैशन ब्रांड को इस्तेमाल किया जा सकता है। मौलाना तारिक जमील हमारे दौर के बहुत अहम मुबल्लिग हैं, बहुत ही माने जाने हुए ख़तीब हैं, बहुत ही एहतराम है। उन्होंने इब्तदा की है, अपने नाम से एक फ़ैशन ब्रांड मुतारिफ़ करा रहे हैं। मतलब सिर्फ ये है कि मदरसों को खुद कफ़ील बनाया जाए और इसके लिए राह का तयन किया जाए। मौलाना तारिक जमील हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। बरोसगीर पाक व हिंद में ये अलमिया ही है कि यहाँ दीनी मदारिस के इंतज़ाम का एक बड़ा ज़रिया मुखय्यर अफराद के चंदे, अतियात, ज़कात, खैरात और सदक़ात होते हैं, जबकि बदकिस्मती से इसी खित्ते में मजहबी शख्सियत का कारोबार करना भी शायद मायूब समझा जाता है। लेकिन मुमताज़ आलिम दीन और मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील ने एक बड़ी अच्छी और बड़ी मुस्बत पेशरफ़ की है। उन्होंने मलबूसात का MTJ ब्रांड मुतारिफ़ करा के दीनी मदारिस की किफ़ालत के सिलसिले का एक अहसन और काबिल सताइश कोशिश का आगाज़ किया है, जिससे दीनी मदारिस नामालूम चंदों और एहतियात के मोहताज नहीं रह सकते, बल्कि असातिज़ा की तनख्वाहों और तलबा के अखराजात में ख़ुद कफ़ील भी हो सकते हैं और मदारिस की फंडिंग पर सवाल उठाने वालों के मुँह भी बंद हो जाएंगे। मौलाना तारिक जमील की जानिब से अपने नाम से कपड़ों के ब्रांड की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई कि तरह तरह के सवालात किए जाने लगे, जिसके बाद मौलाना तारिक जमील को बयान भी जारी करना पड़ा। और उनके ब्रांड का मकसद किसी किस्म का कारोबारी मफाद हासिल करना नहीं, बल्कि इसके ये वाहिद मकसद इसकी आमदन से फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम मदरसतुल हसनैन की नाम से 10 मदारिस को अपने पाँव पे खड़ा करना है, ताकि उन्हें किसी की माली मदद की ज़रूरत ना पड़े। मौलाना तारिक जमील के नाम से मंसूब कंपनी MTJ कराची में रजिस्टर्ड है। इब्तदाई तौर पे कंपनी के ज़रिए शलवार कमीज़ और कुर्ते फ़रोख्त किए जाएंगे। कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक ये फ़ैशन ब्रांड क्वालिटी और दियानतदारी से चलाया जाएगा। याद रहे 2004 में मूसीकी की दुनिया से करारा कशी इख्तियार करने के बाद मरहूम जुनैद जमशेद ने मलबूसात के कारोबार का आगाज़ किया था, जो आज पाकिस्तान के नुमाया तरीन फ़ैशन ब्रांड्स में से एक है। अब J.South के सरबराह लाल अकरम साहब MTJ में भी डायरेक्टर ऑपरेशंस है। गोया के बहरहाल एक बहुत ही अहसन, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मुस्बत ये पेशरफ्त है और इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब। अज़राए करम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये फरमाइएगा, या ये ख्याल आपको कैसे आया, ये बड़ा ही जो आपका मसरूफ़ियत है, जो आपका वक्त सारे वक्त गुज़रता है, उसमें फ़ैशन ब्रांड वगैरह का के लिए टाइम निकालना, इसके बारे में सोचने का इम्कान कम ही था, लेकिन बहरहाल ये बड़ी एक बहुत ही बोल्ड आपकी ये इनिशिएटिव है, कोशिश की है आपने। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तमाम हाज़रीन, सामिईन और ख़वातीन व हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद सबसे पहली वजाहत तो मैं ये करूँगा कि ये कामरान ख़ान भाई, मेरे प्यारे भाई ने ख़ुद ये कदम उठाया है। मुझे तो शाम कोई 6:30 इत्तला मिली कि वो इस पर प्रोग्राम करना चाहते हैं। किसी बहन भाई के दिल में ये ना आए कि मैंने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए मैंने कामरान भाई की खिदमात हासिल की हैं। ये भी गवाह हैं और मैं भी इस पे कसम उठा रहा हूँ अल्लाह को गवाह बना के। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कामरान भाई इसकी गवाही देते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़रूरत इसकी वही है जो आपने बयान फरमाई। बर्र सग़ीर में मदारिस का सिलसिला बहुत ही मुनफरिद है और बहुत वसी व अरीज़ है, और इसकी इब्तिदा पूरे एक इदारे के 1764 में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद कई मदारिस बने। मैं जब कॉलेज लाइफ से अचानक तबलीग की तरफ आया, अल्लाह ने इल्म पढ़ने की तौफीक दी। फिर सन 2000 में मदरसा बनाने की तौफीक दी।
تو اس میں بھی میرا تھوڑا سا اجتہاد تھا کہ ہمارے مدارس اردو میڈیم ہے، اس میں عربی بھی اردو میں پڑھائی جاتی ہے تو میں نے یہ شروع کیا کہ عربی میں پڑھانا شروع کیا، عربی میڈیم. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرا ایک زمیندار گھرانے سے تعلق ہے اور گاؤں سے ہیں ہم، لوکل لوگ ہیں، مائیگریٹڈ نہیں ہیں. تو ہمیں یہ سوال کرنا کہ بیچارے مسجد میں جاتا تھا اور علماء آ رہے ہیں اور چندہ مانگ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ اللہ اس پر بھی ان کو اجر دے گا، لیکن میرے جی میں آتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا نظام بنا دے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں مدارس اور بچے خود خرچ کریں. ہم کالج میں پڑھتے تھے تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک جملہ، اب مجھے یاد نہیں میری کیا فیسیں تھیں، بے شمار بہت خرچہ تھا میرا ذاتی بھی، تو کہتے تھے اسی تیرے اتنے چھج پیسے دا، تیرے اتنے اسی ویٹیا تے تو مولوی بنے نکل گیا ہوں، ڈاکٹری چھاڑ کے مولوی بنے نکل گیا ہوں. یہ جملہ وہ اکثر کہتے تھے، تیرے اتنے چھج پیسے دا، تیرے اتنے اسی ویٹیا تو ڈاکٹری چھاڑ کے مولوی بن گیا. تو مجھے نا کامران بھائی یہ خیال آتا تھا کہ کوئی ایسا یا اللہ مجھے سجھا دے. ماشاءاللہ یہ سوچ میری چلتی رہی. تو جب یہ 2019 میں کووڈ-19 آیا تو جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو میری جرأت ہی نہ ہوئی کہ میں کسی سے کہوں کہ بھائی ہمارے مدرسے کے لیے زکوٰۃ دو. خیال اس سے پہلے آتا تھا یا اللہ کوئی راستہ بتا دے کہ ہمیں مانگنا نہ پڑے، اگرچہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے لیکن پھر بھی ہم اصحاب صفہ کی پہلا مدرسہ تھا جہاں وہ بھوکے پڑے رہتے تھے لیکن کوئی ان کے لیے کسی قسم کا پراپر انتظام نہیں تھا. تو پھر 2019 میں نے کہہ دیا کہ دیکھو بچوں، میں اپنے استادوں سے میں اب چندہ نہیں مانگوں گا، جتنا آئے گا ہم اتنے پہ کریں گے، باقی بند کر دیں گے. اور مدارس تو ایسے بند ہو گئے تھے، آن لائن کر دیا. یہ بنیاد بنی کہ کچھ اپنے سورسز ہونے چاہیے. تو اس کو اللہ پاک نے شکل دی. کراچی کی پارٹی تھے ٹرینرز، اللہ نے ان کو دل میں ڈالا کہ جی ہم آپ کے نام کا ایک برانڈ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، میں تو کب سے مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے حضرت اتنا دے. یہ جو کاروبار ہوگا آئی ایم شیور کہ جو یہ بنیادی سرمایہ کاری کی ہے یہ کراچی میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کو ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، لیکن اس برانڈ کے ذریعے جتنا کاروبار ہوگا اور جتنی اس کی معاملات ہوں گے وہ خالصتاً جو ہوں گے وہ صرف اور صرف مدارس کے حوالے سے استعمال ہوں گے، اور اس کا پھر اور کوئی منافع بخش اس کا منافع جو ہیں اور کہیں تقسیم نہیں ہوں گے. اس میں ایک تو ہم چند دوستوں نے مل کر اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ہماری تو نیت یہی ہے کہ اس میں سے جو بھی اللہ دے گا وہ ادھر ہی جائے گا. باقی وہ ان کی بہت بڑی فائنانسنگ ہے، انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، تو اپنی محنت اس میں سے ضرور وصول کریں گے چونکہ وہ ان کا شرعی حق ہے. باقی ان کی بھی نیت ہی ہے، ان کا اپنا جو الگ کاروبار ہے وہ الگ رہے گا. اور اس سے ہم میکسیمم کوشش ہوگی کہ اہل خیر علماء کی خدمت کریں، مدارس کی خدمت کریں، مدارس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. حضرت یہ فرمائیے گا کہ اس میں آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کا صرف الحمدللہ بہت ہی بڑا قابل قدر آپ کا نام ضرور ہے، لیکن آپ کا اور کیا کردار ہوگا؟ اس میں بڑی ڈیزائننگ وغیرہ ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک مخصوص جامع ہے، آپ کا اپنا ایک وہ ہے، تو وہ سب اس کی جھلک نظر آئے گی یا آپ بھی اس میں کہیں شریک ہوں گے جب یہ لباس کی تراش خراش وغیرہ ہوگی اس عمل میں کہیں آپ کا بھی حصہ ہوگا؟ جی میں عملی طور پر تو نہیں، میرا بیٹا اس میں ہے اور ساری ایک پوری ٹیم ہے. ہر چیز کے لیے ماہر کو ہائر کیا گیا ہے. کوشش کی گئی ہے کہ ہم اسلامی ثقافت کو مردوں میں، عورتوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں زندہ کر سکیں. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
میری کوئی مقصد نہیں کہ اس عمر میں میں مال بنانے بیٹھ جاؤں یا میں کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے نا کمپٹیشن ہوتا ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسا خوبصورت سسٹم بن جائے کہ یہ کہا جائے کہ ہاں مدرسے زکوٰۃ کے بغیر بھی چل سکتے ہیں. اور اب اس میں آپ نے جیسے یہ فرمایا کہ یہ تو ملبوسات کا ایک سیکٹر ہے جس کا کہ انتخاب کیا گیا ہے، مگر درجنوں دوسرے سیکٹر ہیں جس میں مدارس اپنے بچوں کو اور اپنی مہارت کو اور اپنے اس نظام کو ڈال سکتے ہیں. اور صرف یہ کہ یہ تو آپ کا نام ہے جس کو کہ یہ اس میں زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن یہ ایک نظام بھی تو ترتیب دیا جا سکتا ہے جہاں پر کہ مدارس میں جو بچے ہیں یا جو وہاں کا ریسورسز ہیں ان کو پروڈکٹیو بنایا جا سکے اور ان کو کسی حوالے سے اس کام میں استعمال کیا جا سکے کہ ان کی آمدن سے مدارس کا کچھ نظام چل سکے. ہمارے بر صغیر میں نا ایک وہ ہو گئی ہے، پارٹیشن ہو گئی ہے اور کلاسیفیکیشن ہو گئی ہے کہ دنیا دار دیندار، یہ دو ٹرمز بن گئی ہیں، دنیا دار لوگ دیندار لوگ. اس کے کئی نقصان ہیں لیکن میں ایک دو بتاتا ہوں. جو آدمی کہتا ہے جی ہم دنیا دار ہیں، پھر وہ سچ بولیں، جھوٹ بولیں، شربت پئیں، شراب پئیں، نکاح کریں، زنا کریں، سود کھائیں، رشوت کھائیں، وہ کہتا ہے جی ہم تو دنیا دار لوگ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. یہ لفظ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر چکے ہیں. جو دیندار طبقہ ہے وہ کہتا ہم تو دین والے ہیں، ان کے دل میں ان کی حقارت آ چکی ہے، وہ ان سے مصافحہ کر کے بھی راضی نہیں، ان کو سلام کر کے راضی نہیں. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو اس نے بازار حسن 3 جگہ بنائے تھے، ایک کیروڑ پکا، ایک ملتان، ایک میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا ضلع خانوال میں وہاں. اس کو اب 202 سال ہو چکے ہیں. میں کوئی تقریباً 1.5 سال تک وہاں کوئی 250 بچیاں تھیں، ان کو میں ماہانہ وظیفہ ساتھیوں سے اکٹھا کر کے کوئی 40 لاکھ کے قریب بنتا تھا، اور پھر ان میں باقاعدہ تقسیم کرتا. بہت سی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، بہت سو نے توبہ کر لی، کچھ اپنے کام پہ بھی باقی رہیں. لیکن میں نے کہا دیکھو بچیوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح بھی رزق حلال بھی مل سکتا ہے اگر تم یہ غلط راستہ چھوڑ دو. اور میں ان کے گھروں میں جاتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان سے باتیں کرتا. انہیں بیٹی کہتا وہ رونے لگ جاتی کہ میاں صاحب، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں میاں صاحب ہے، کہ میاں صاحب سانتا کدی کسے نہیں آکھیا دھی بیٹی ہے، تو سب پہلے بندے ہو جڑے سانو دھی آکھ رہے ہو، بیٹی آکھ رہے ہو. ساتھ وہ روتی تھیں، ساتھ وہ یہ کہتی تھیں. تو یہ 2 کلاسیفیکیشن ہو گئیں. اب دیندار طبقہ اور خاص طور پر علماء، وہ کہتا ہے ہماری شان کے خلاف ہے ہم کوئی تجارت کریں یا ہم کوئی زراعت کریں، بلکہ وہ کوئی اگر بچہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے مدرسے سے فارغ ہو کر کسی چھوٹے موٹے کام میں لگتا ہے تو اس کے ساتھی کہتے ہیں یہ مردود ہو گیا، اس کا علم قبول ہی نہیں ہوا. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تاجر کون ہوگا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استبل میں 100 گھوڑے تھے. امام لیث بن سعد کا بحری بیڑا 3 بڑے بڑے بیڑوں پر مشتمل تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 17 سال چیف جسٹس آف عباسی سلطنت رہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ ایران کے چیف جسٹس رہے. بر صغیر میں یہ اصطلاح بن گئی کہ جو اہل علم اگر کوئی، اچھا مجھے تو وراثت میں اللہ کی طرف سے جائیداد ملی، وہ بھی اب چھوڑ دوں جو کہ میں عالم بن گیا ہوں اور میں اب صرف مصلی پہ بیٹھوں گا. یہ ایک غلط تصویر اسلام کی پیش کی گئی ہے. سب سے بڑے ہمارے نبی ہیں جنہوں نے تجارت کی اور کر کے دکھائی، اور صدیق اکبر تاجر، عمر تاجر، عثمان تاجر، علی تاجر، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ ٹاپ 10 صحابہ کہلاتے ہیں. یہ سب بڑے لوگ تھے، کوئی علاقوں کے گورنر تھے، کوئی بڑے بڑے تاجر تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ترکہ جب تقسیم کیا گیا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، ان کو 48,000 دینار 1/8 ملا. 1/8 48,000 دینار. پھر وہ 4 حصوں میں تقسیم ہونا تھا تو 48,000 دینار کی آج کی قیمت میں نے لگوائی تو وہ 16 ارب روپیہ بنتا ہے.
4 अरब रुपया एक बीवी के हिस्से में आ रहा है। वो हैं अशरा मुबशरा, और हम कोई थोड़ी सी दुनिया की बात भी कर दें, लोगों ने तो अपना दीन ही बेच दिया है, इनका तो दीन ही कबूल नहीं हुआ। तो इसकी असल वजह वो गलत जहनीत है। एक तो मैं उसको अल्लाह के फजल से बदलना चाहता हूँ कि अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदों ने तिजारत की, अब बड़े बड़े औलिया सूफिया ने तिजारत की। हमारे मुल्तान के बहुत दिन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के करोड़ोंपति हस्ती थे। तो इस अल्लाह करे कि मेरी ये नीयत सही रहे, मैं अपनी ज़ात तक तो ज़िम्मेदार हूँ। मेरे जाने के बाद क्या होगा, चूँकि मैंने सही नीयत से शुरू किया है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मदारिस को मैं पैगाम दूँगा कि ऐसे हाथ जोड़ के कि ज़कात मांगना छोड़ दें। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने इलाके में वो MPA की सीट पर थे, जमीयतुल उलमा की तरफ से मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और ऊपर MNA की सीट पर जनरल सेक्रेटरी थे जमीयतुल उलमा के हज़रत बिन नियाज़ अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं कॉलेज पढ़ता था तो शाह साहब हमारे डेरे में बैठे थे, तो शाह साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब, मेरे वालिद का नाम मियाँ अला बख्श था, मियाँ साहब बाबा जी इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत रायपुरी के बड़े खुलफा में से थे। मुझे बाबा जी इब्राहीम ने कहा न्याज शाह चंदा ना मांगया कर, जे तेरे को एक बच्चे का खर्चा है उन्होंने बहा उन्होंने पढ़ा, जे तेरे को एक का खर्चा वे कोई नहीं तो बूहे बंद कर दे, तो 5 वक्त नमाज पढ़ा, जुमा पढ़ा, तो अल्लाह अल्लाह कर। कि आजकल देने वाले हमें घटिया नज़रों से देखते हैं, और जब कोई घटिया नज़र से देता है या देखता है तो उस बेचारे का देना भी ऐसे ही चला जाता है और लेने वाला भी अपने तरफ से ज़मीन में गड़ जाता है। तो मैं उलमा से कहता हूँ 3000 बच्चे दाखिल न करो, 300 दाखिल कर लो, लेकिन ज़कात से निकलने की कोशिश तो करो। हमने तो बिल्कुल हिम्मत ही हार दी ना, कि नहीं बस ज़कात से ही चलाना है। तो मैंने इससे टक्कर ली है, अगर मेरे अल्लाह को मंजूर है तो मुझे कामयाब कर देगा, नहीं तो मुझे मेरी नीयत का अजर तो मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बड़ी नवाज़िश। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद ये कैफियत और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की लूट मार कैफियत। और आज भी हमारे पास खबर है, नैब ने आज इत्तला दी है 21 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन सिंध हुकूमत के मखसूस करप्ट टोले ने बांट दी थी, लुटा दी थी। नैब ने वागुजार कराई है, सिंध हुकूमत को वापस कराई है। इससे जो मुनाफा होता था वो जाली बैंक अकाउंट में जमा कराया गया था, जो इनके सियासी आकाओं के होते थे। इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सिंध में करप्शन की दिलखराश दास्तानें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हौसला अफजा बात है कि करप्शन के घोरक धंधे के साथ नैब का रिकवरी एक्शन और असासों की बाजियाबी भी जारी है। नैब को जाली बैंक अकाउंट्स मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। नैब ने सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में गैर कानूनी तौर पर अलॉट करदा 21 अरब रुपए की 562 एकड़ ज़मीन वागुजार करा के हुकूमत सिंध के हवाले कर दी है। हुकूमत सिंध से मुंसलिक करप्ट टोला इसका जिम्मेदार था। सिंध हुकूमत के बड़ों की हिदायत पर इत्तलात के मुताबिक साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका, साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि जिनका इंतकाल हो चुका है शाहजर शमून, साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा फुल और साबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर काजी जान मोहम्मद ने सरकारी असासों की मुश्तरका लूटमार और रिश्वत के करोड़ों रुपए अपनी सियासी आकाओं के इस्तेमाल के लिए जाली बैंक अकाउंट्स में भी जमा कराए थे। गोया कि ये गोरख धंधा और इससे आने वाली आमदन उसी जगह पे जमा हुई थी जहाँ पे सिंध में होने वाले बहुत सारे जो करप्शन के मामलात हैं उनकी जो रकूम होती है, जो उसकी जो नाजायज़ आमदन होती है वो जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग में जाती है। और जिसके जो सरबराह हैं, जो उसके बड़े हैं, उनके नाम सब आपके सामने हैं। नैब तफ्तीश के मुताबिक इस हालिया केस में बिन कासिम टाउन में 21 अरब रुपए मालियत की 562 एकड़ ज़मीन ओमरी ग्रुप के मुबैना फ्रंटमैन को स्कीम 33 में सिर्फ 29 एकड़ ज़मीन के बदले अलॉट की गई। गैर कानूनी अलॉट की गई ज़मीन में 362 एकड़ ज़मीन पाकिस्तान स्टील मिल की मिल्कियत थी, जिसमें 58 एकड़ पर सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि बिल्डर्स ने गैर कानूनी अलॉट की गई ज़मीन पर साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल
मंजूर कादिर काका की मिली भगत से रिहायशी मंसूबे भी मंजूर करा लिए और सैकड़ों प्लॉट शहरियों को बेच भी डाले, करोड़ों रुपए बटोर भी लिए। लेकिन नैब कार्रवाई के नतीजे में मुलजमान ने अब प्ली बारगेन कर ली है। न सिर्फ पूरी 562 एकड़ ज़मीन वापस कर दी है, बल्कि प्लॉटों के अलॉटीज़ को भी नैब ने बिल्डर से 30 करोड़ रुपए वापस दिलवाए हैं। इस तरह से ये एक और करप्शन की बदतरीन दिलखराश दास्तान सामने भी आई है, मगर उस पर एक्शन भी हुआ है। इसकी मज़ीद तफसीलात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोखर हमारे साथ मौजूद है। खोखर साहब बताइएगा, ये वाला मामला जो है, दर्जनों ऐसे मामलात हैं, मगर इसकी क्या खुसूसियत है? जी खान साहब, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। हुआ ये कि मई 2012 में सिंध हुकूमत की जो लैंड कमेटी है उसने स्कीम 33 कराची में कोई 29 एकड़ ज़मीन थी, एक्सचेंज की ज़मीन थी, उसको रेगुलाइज किया। किसी दो बंदे थे, गुलाम हुसैन हालारी और यूसुफ ईधी, उनके नाम पे 2 करोड़ रुपए में, सिर्फ 2 करोड़ रुपए में रेगुलाइज किया। और फिर बाद में उन लोगों ने कहा कि जी ये ज़मीन तो हमारे कब्ज़े में नहीं है, यहाँ पर कोई और बैठा है, इसके बदले में हमें कोई दूसरी ज़मीन दी जाए। तो उस वक्त के जो डीसी थे काजी जान मोहम्मद साहब, उसने जो ज़मीन 1 महीना पहले 2 करोड़ में रेगुलाइज की थी, उसकी कीमत 3.5 अरब रुपए लगाई स्कीम 33 वाली ज़मीन की, और उसकी 3.5 अरब रुपए कीमत लगाकर उसके बदले में स्टील मिल वाले इलाके में, बिन कासिम इलाके में, जो 562 एकड़ ज़मीन जिसकी नेब अब कीमत का तकरीबन 21 अरब रुपए नेब ने लगाया है, उसकी 3.5 अरब रुपए कीमत लगाकर उसके बदले में वो, यानी कि जो ज़मीन 2 करोड़ रुपए में 1 महीना पहले रेगुलाइज की गई, उसके बदले में 3.5 अरब रुपए की कीमत लगाकर वो ज़मीन जो है ना 21 अरब की ज़मीन जो है उनके हवाले कर दी गई। और इसमें और भी दिलचस्प बात है खान साहब, एक और भी है कि ये जो 29 एकड़ ज़मीन जो स्कीम 33 में थी, बेसिकली वो भी एक्सचेंज में दी गई थी। यानी वो एक्सचेंज भी 2006 में जो सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन थे खालिद बेगम सुमरो साहब, वो उस एक्सचेंज को भी गैर कानूनी करा दी गई। वो फिर जिला गरबी की एक ज़मीन के बदले में दी गई थी, और उन्होंने कहा था कि जी वो अलाटीज़ ने वो ज़मीन जिला गरबी तो किसी और को पहले ही बेच दी थी, यानी जाली कागजात में वो एक्सचेंज हुई थी। फिर वो उसी एक्सचेंज के बदले में ये 566 एकड़ ज़मीन, 62 एकड़ ज़मीन जो है, तो ये तो हो नहीं सकता ना कि इन दो लोगों पे इतनी हुकूमत सिंध का, ये पूरे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लैंड यूटिलाइजेशन, मंजूर काका, ये इतने मेहरबान हो गए कि इसके लिए पहले उसको 2 करोड़ रुपए के चलान की ज़मीन अलॉट करा दी, फिर उसको 3.5 अरब रुपए असेस कर दिया, फिर उसके बदले वो ज़मीन दे दी गई जो कि 21 अरब रुपए की थी, फिर उसने उसमें एक हाउसिंग स्कीम शुरू कर दी, उससे उसने प्लॉट ले लिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि अच्छा, फिर ये नैब कहती है कि फिर ये जो इससे रकूम आ रही थी वो जा वहीं रही थी, जाली बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग केस के जो मालिकान हैं, पैसे सब वहीं जाते थे जहाँ से जो ये तमाम जो पानी बहता है करप्शन का, ये दरिया ये जो है जिन अकाउंटों में जाता है, ये पैसे भी वहीं जा रहे थे। जी बिल्कुल खान साहब, ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। GIT जो थी जाली बैंक अकाउंट्स की, उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये मामला आया और सामने आया कि इस ज़मीन के बेस से उसमें गए, और GIT रिपोर्ट में ये भी मामला आया कि ये जो ज़मीन की अलाटमेंट थी, इसके पीछे आफ्ताब पठान साहब थे। आफ्ताब पठान साहब वो आदमी है जो 2008 से 2013 तक महकमा रेवेन्यू के लैंड के जो मामला थे वो देखते थे। वो अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब के फ्रंटमैन थे, ये नाम आया है उसका, बिल्कुल रिकॉर्ड पे आया है कि उसने ये उसके पीछे पूरी वो थी। और अहम बात ये है कि ये जो प्ली बार्गेन की है, ये तो उन लोगों ने की है जो बिल्डर्स हैं, जिन्होंने ज़मीन खरीदी और ज़मीन बेची, लेकिन उन्होंने ज़मीन तो वापस कर दी, लेकिन जिससे ज़मीन खरीदी वो जो उसके पैसे दिए वो तो चले गए असल लोगों के पास, वो पैसे तो उनका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ज़मीन तो वापस आ गई। वो अभी भी नैब के मुल्ज़मान तो हैं और उन पे रेफरेंस होगा। ये तो प्ली बार्गेन जिन्होंने की वो तो उन्होंने ज़मीन फेंकी और भाग गए, और वो अब, लेकिन जो दूसरे, अच्छा अब नैब ये ज़मीन जो है हुकूमत सिंध को वापस भी करेगी? जी हाँ, कर दी खान साहब, कर दी। नैब ने जो बताया है अदालत को, उसमें यह है कि जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री करके, बिन कासिम के रजिस्ट्रार के बाद ये बाकायदा रजिस्ट्री चेंज करके ये जो बिल्डर्स हैं इन्होंने हुकूमत सिंध को वापस कर दी। हुकूमत सिंध के पास ये ज़मीन आ गई, यानी हुकूमत सिंध ने गैर कानूनी अलाट की और नैब ने वापस हुकूमत सिंध को दे दी। और एक दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि नैब कराची जो है 6 साल पहले यह केस इन्वेस्टिगेशन शुरू करके क्लोज कर चुकी थी नैब कराची ने, लेकिन बाद में जब जाली बैंक अकाउंट्स की जो स्कैंडल आया तो उसमें ये बात सामने आएगी, भाई इसके पैसे तो जाली बैंक अकाउंट्स में गए, फिर नैब पिंडी ने इन्वेस्टिगेट करके। तो ये भी एक है बड़ी दिलचस्प बात है ना खोखर साहब कि कितने केसेस ऐसे हैं जो कराची में या सिंध में नैब बंद कर गई, और उसके बाद जब वो पिंडी पहुंचे वहाँ पे जाली बैंक अकाउंट में जब उनकी तहकीकात हुई तो फिर उसके जो दास्तानें सामने आई हैं
تو ایک معاملہ تو ریفرنس ان نیب والوں کے خلاف ہونا چاہیے جو یہ معاملات بند کر کے چلے گئے ہیں. یقیناً یہ کیس جو ہے نا یہ تو بہت بڑی مثال ہے. خان صاحب دیکھیں نا نیب نے 21 ارب روپے کی زمین واپس کرائی ہے. تو یہ کیس جو ہے نا آج سے 6 سال پہلے نیب کراچی نے کیسے بند کیا؟ اور روشن سندھ پروگرام جو سولر لائٹس والا ہے وہ کیس بھی نیب کراچی پہلے بند کر چکی تھی، لیکن بعد میں جعلی اکاؤنٹ کیس میں وہ معاملہ آیا اور نیب پنڈی نے اس پہ پہلی باگین کی ہے اور لوگوں نے پیسے واپس کیے اور وہ ریفرنس جو ہے وہ تیار ہو گیا. تو یہ صرف ایک کیس نہیں، کئی کیسز ایسے ہیں جو نیب کراچی اور نیب سکھر میں اس طرح کی فیور دی گئی ہے سندھ میں لوگوں کو. بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کو لوٹ مار کا بازار نہ کہیں تو کیا کہیں، کتنی دل خراش داستان ہے. کسی کو بلایا 2 کروڑ روپے کی زمین کہہ کے الاٹ کرا دیا، چالان 2 کروڑ روپے کا وصول کیا، 1 مہینے بعد اس کو ایسیس کر دیا کہ یہ 3 ارب کی ہے، اس کے بدلے زمین دے دی اس کو جو 21 ارب کی تھی، اور اب وہ جو ہے وہ نیب نے واگزار کرائی ہے اور پھر سے حکومت کو واپس کی ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ پھر یہ کاروبار ایک بار پھر ایک اور سرکل گھومے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.